কरोगे और जदोजहद करोगे। আমরা পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু, আমরা পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু, আমরা বাঙালিরা যখনই State language of Pakistan is going to be Urdu and no other language. I've visited East Pakistan, I'll continue visiting East Pakistan, and कायद-ए-आज़म को कटा फटा पाकिस्तान मिला था। पार्टीशन के बाद जब बंगाल और पंजाब की तकसीम के लिए जो बाउंड्री कमीशन बनाई गई थी, उसके चेयरमैन रेडक्लिफ थे, जो कि बेसिकली जवाहरलाल नेहरू और लॉर्ड माउंटबेटन के फ्रंटमैन थे। उन्हीं की बातों पर अमल करते थे और उन्हीं के इशारों पर नाचते थे। तो जब उन्होंने बाउंड्री कमीशन के तहत ये तकसीम की तो बंगाल को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, और जो कलकत्ता जो कि बंगाल का सबसे तरक्की याफ्ता सिटी था, एक्सपोर्ट के हवाले से, इंडस्ट्री के हवाले से, इसे ईस्ट बंगाल से अलग कर दिया, जिसके बाद ईस्ट पाकिस्तान की वक़्त काफ़ी कम हो गई। लियाकत अली खान से लेकर याहिया खान तक, अयूब खान हो या मशरकी पाकिस्तान के दूसरे हुक्मरान, सब के सब बंगालियों को हकारत की नज़र से देखा करते थे, इन्हें कमतर समझते थे, इन्हें पिस्ता कद और कुन जहन कहकर इनकी तजलील करते थे। ना इन्हें मिलिट्री में रखा जाता था और ना ही इन्हें ब्यूरोक्रेसी में हिस्सा दिया जाता था। दरअसल बांग्लादेश तो उसी दिन ही बन गया था जब क़याम पाकिस्तान के बाद कायद-ए-आज़म ने बंगला जुबान बोलने वाले और सदियों पुरानी तहजीब व सकाफत वाली 56% आबादी पर उर्दू को मुसल्लत कर दिया था, जिसके खिलाफ एक पुरजोर तहरीक ने जन्म लिया। एक दिन इसी तहरीक ने जुलूस निकाला जिसके खिलाफ पुलिस की तरफ से गोलियां चली और इसमें कई नौजवान शहीद हो गए, जिनकी यादगारें आज भी वहां मौजूद हैं और हर साल 21 फरवरी को इन्हें खिराज तहसीन पेश की जाती है। सदर अयूब और इनके रुफ़का बंगालियों से बेजार थे और इन्हें बोझ समझते थे। वो बंगालियों को एक कॉलोनी समझकर हुकूमत करते थे, ठीक उसी तरह जैसे अंग्रेज यहाँ पर हुकूमत कर गए थे। इसकी एक मिसाल तो यह है कि जो चावल मशरकी पाकिस्तान में उगता था उसे मगरबी पाकिस्तान में लाकर सस्ते दामों बेचा जाता था और उसी चावल को मशरकी पाकिस्तान में महंगे दामों बेचा जाता था। बांग्लादेश बनने की सबसे बड़ी वजह ईस्ट पाकिस्तान के साथ मौशी इस्तेसाल भी था। 1971 से पहले तक ईस्ट पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम 537 रुपए थी, जिसके मुकाबले में वेस्ट पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम 331 रुपए थी। इसका मतलब है कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में वेज गैप 206 रुपए था। लेकिन इसके मुकाबले में अगर बात की जाए स्पेंडिंग की तो हुकूमत पाकिस्तान उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान पर सिर्फ 28% स्पेंड कर रही थी, जिसके मुकाबले में वेस्ट पाकिस्तान पर 72% स्पेंड किया जा रहा था। बांग्लादेश बनने की एक बड़ी वजह शेख मुजीब के 6 नुकात भी थे, जो कि कुछ यूं हैं। पाकिस्तान में पार्लियामेंट्री हुकूमत होनी चाहिए, वफाकी हुकूमत के पास सिर्फ और सिर्फ फॉरेन मिनिस्ट्री और डिफेंस हो, बाकी सब सूबों के पास हो। पाकिस्तान के दोनों हिस्सों के लिए अलग अलग करेंसी होनी चाहिए, या पूरे मुल्क में एक ही करेंसी हो तो ये जमानत दी जाए कि मशरकी पाकिस्तान की दौलत मगरबी पाकिस्तान में मुंतकिल नहीं की जाएगी। मगरबी और मशरकी पाकिस्तान के बैरूनी ज़र मुबादला आमदन के अलहदा अकाउंट्स हों। फेडरल गवर्नमेंट की ज़र मुबादला की ज़रूरियात दोनों हिस्सों में बराबरी से तकसीम होनी चाहिए। आइन सूबाई हुकूमत को इख्तियार दे कि वो अपने तौर पर दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात कायम कर सकें। मशरकी पाकिस्तान को अपनी मलेशिया पैरामिलिट्री फोर्स बनाने का इख्तियार दिया जाए। अवामी लीग और शेख मुजीब बेसिकली हुसैन शहीद सोहरावर्दी के शागिर्द थे। हुसैन शहीद सोहरावर्दी वो थे जिन्होंने अवामी लीग कायम की थी और वो बाद में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी रहे थे। शेख मुजीब 22 दिसंबर 1922 को मशरकी पाकिस्तान के कस्बे फरीदपुर में पैदा हुए। उन्होंने 9 उम्री से ही स्टूडेंट पॉलिटिक्स से अपनी सियासी जिंदगी का आगाज कर दिया था। उन्होंने 1946 में हौलनाक हिंदू मुस्लिम फसादात में मुसलमानों के लिए काम किया और 1948 में बंगाली जुबान को कौमी जुबान बनाने की तहरीक में भी भरपूर हिस्सा लिया और गिरफ्तार भी हो गए थे। जब 1954 में हुसैन शहीद सोहरावर्दी, ए.के. फजलुल हक और मौलाना भशानी ने इख्तिलाफात के बावजूद एक प्लेटफॉर्म पर आकर जुगतू फ्रंट कायम किया और इलेक्शन में सूबाई हुकूमत कायम करने में कामयाब हो गए थे। इसके बाद वो इस वजारत का भी हिस्सा रहे थे, लेकिन जल्द ही गवर्नर राज नाफिज होने के बाद जब जुगतू फ्रंट की हुकूमत टूट गई, इसके बाद शेख मुजीब गिरफ्तार भी कर लिए गए थे। इसके बाद वो एक बार फिर अवामी लीग की तरफ से वजीर बने।
1957 में उन्होंने वजारत से इस्तीफा दे दिया। 1958 के अयूब खान के मार्शल लॉ के बाद उन्होंने 1962 में अवामी लीग को फिर से जिंदा किया और इसके जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर हो गए। 19 मार्च 1966 को शेख मुजीब को अवामी लीग का सदर मुंतखब कर लिया गया और इसी साल इन्हें एक बार फिर से गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी दौरान अवाम में इनकी मकबूलियत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वो कैदोबंद में ही थे कि इन पर अगरतला साजिश केस भी चला दिया गया, जिस पर शदीद अवामी रद्द-ए-अमल देखने को मिला और जब ये हवा मशरकी पाकिस्तान तक पहुंची और यहाँ भी इसके खिलाफ रद्द-ए-अमल शुरू हुआ तो 22 फरवरी 1969 को इन्हें रिहा कर लिया गया। अयूब खान ने अब्दुल मुन्निम खान के साथ मिलकर, जो उस वक्त मशरकी पाकिस्तान के गवर्नर थे, कभी शेख मुजीब को जेल में रखकर और कभी आज़ाद करके मौलाना भशानी के मुकाबले में बतौर लीडर तैयार करते रहे। अवामी लीग के बानी हुसैन शाह सोहरावर्दी अमरीका नवाज थे और अवामी लीग की तकरीबन तमाम लीडर्स बशमूल शेख मुजीब सब के सब अमरीका नवाज थे। शेख मुजीब में बरतानिया और अमेरिका की दिलचस्पी का ये आलम था कि जब 1970 में वो इलेक्शन से पहले बरतानिया गए तो उन्हें प्रॉपर फॉरेन अफेयर्स के प्रोटोकॉल में रिसीव किया गया और उन्हें तमाम वो प्रोटोकॉल्स दिए गए जो कि किसी भी मुल्क के वजीर या प्राइम मिनिस्टर को दिए जाते हैं। 7 दिसंबर 1970 को जब इंतखाबात हुए तो अवामी लीग को पूरे पाकिस्तान में 160 सीटें मिली, जबकि पीपल्स पार्टी को सिर्फ और सिर्फ 81 सीटें मिली। ये नताइज याह्या खान, हुकूमती एजेंसियों और इस्लाम पसंद तंजीमों के क्यासराइयों की बिल्कुल मुख्तलिफ आए थे। शेख मुजीब की इंतखाबी मुहिम मुकम्मल तौर पर मगरबी पाकिस्तान के खिलाफ नफरत पर मबनी थी। इनके 6 नुकात इनकी तहरीक का महवर थे। मौलाना भशानी ने इन इंतखाबात का बायकॉट किया था, चनाचे इस खुले मैदान में उन्होंने अपनी इंतखाबी मुहिम इतनी शिद्दत और तेजी के साथ की कि बाद में शेख साहब के लिए खुद भी 6 नुकात की असीरी से रिहाई पाना मुमकिन ना रहा। जुल्फिकार अली भुट्टो ने 20 और 21 फरवरी 1971 को कराची में पीपल्स पार्टी की कौमी और सूबाई असम्बलियों के मेंबरान के साथ खिताब करते हुए कहा कि हम कौमी असम्बली में इसी सूरत में शामिल होंगे कि हमें ये यकीन दहानी दिलाई जाए कि आइन बाहमी अफ़ाम व तफ़हीम के जरिए तैयार किया जाएगा और वो 6 में से 5.5 नुकात को तस्लीम करने को भी तैयार थे। एक नुकता जिस पर इन्हें इनकार था वो ये था कि सूबों को मुकम्मल तौर पर खुद मुख्तारी दे दी जाए, यहाँ तक कि वो बैरूनी मुल्क तिजारत भी कर सके। 6 नुकात की रूह से बनने वाला आइन मुल्क के तमाम सूबों पर लागू होना था और ये नुकात उन हदों को छूते थे जहां से आज़ादी की मुकम्मल हद शुरू होती है। एक तरफ शेख मुजीब थे जो कि अपने 6 नुकात की जिद से हटने को तैयार नहीं थे, दूसरी तरफ जुल्फिकार अली भुट्टो थे जो कि इन 6 नुकात को तस्लीम करने को तैयार नहीं थे, तीसरी तरफ याह्या खान अपना अलग ही खेल खेल रहे थे। उन्होंने जब 120 दिन में आइन बनाने की शर्त रखी तो उन्हें पता था कि 6 नुकात को मद्देनजर रखते हुए कभी भी 120 दिनों में ये आइन नहीं तैयार हो पाएगा, जिसके बाद वो इलेक्शन को कलअदम करार दे देंगे और खुद ही हुक्मरानी करते रहेंगे। जुल्फिकार अली भुट्टो ने 28 फरवरी 1971 को मीनार पाकिस्तान में जलसे से खिताब करते हुए यह ऐलान कर दिया कि अगर मगरबी पाकिस्तान के सियासतदानों बिलखसूस पीपल्स पार्टी के मुंतखब नुमाइंदों में से अगर किसी ने मशरकी पाकिस्तान जाकर शेख मुजीब के बनाए गए 6 नुकाती आइन पर अंगूठा लगाया तो उसकी टांगे तोड़ दी जाएंगी। शेख मुजीब ने 2 मार्च 1971 को ढाका में और इसके बाद पूरे मशरकी पाकिस्तान में आम हड़ताल का हुक्म दे दिया। अवाम सड़कों और गलियों में निकल आए। अवामी लीग के कारकुनों ने गैर बंगालियों का कत्लेआम किया। शेख मुजीब ने एक आज़ाद मुल्क के सरबराह का रूप इख्तियार कर लिया। जुल्फिकार अली भुट्टो अपनी टीम के हमरा ढाका पहुंच गए, जिसके बाद मुज़ाकरात का बाकायदा आगाज हो गया। मुज़ाकरात के आगाज के साथ अवाम में उम्मीद की एक नई लहर दौड़ी, लेकिन मुज़ाकरात के दौरान ही 25 मार्च 1971 को याह्या खान ने पूरे मुल्क में आर्मी ऑपरेशन शुरू कर दिया, जिसके बाद मुज़ाकरात के तमाम तर रास्ते बंद हो गए और शेख मुजीब ने बांग्लादेश को एक अलग और आज़ाद खुद मुख्तार मुमलिकत डिक्लेयर कर दिया, जिसके बाद शेख मुजीब पर गद्दारी का मुकदमा करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। शेख मुजीब की गिरफ्तारी के बाद जुल्फिकार अली भुट्टो के ये अल्फाज थे कि शुक्र है पाकिस्तान बच गया। इसी दौरान भारत भी पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत कर रहा था। भारत ने इस दौरान पाकिस्तान की सरहदों पर अपनी फौजें जमा करना शुरू कर दी थी। मशरकी पाकिस्तान भारत की 12 डिवीजन फौज के निर्गे में आ गया।
اس کے طیارے اور ٹینک میدان میں آ گئے۔ مشرقی پاکستان سے تعلق رکھنے والے بنگالی سپاہیوں کی تعداد پاکستانی فوج میں نہ ہونے کے برابر تھی۔ جو تھے وہ مارچ 1971 میں پاکستانی فوج کا ساتھ چھوڑ گئے۔ ایسٹ بنگال ریجمنٹ میں جس کا انچارج میجر ضیاء الرحمان تھا، اس نے 28 مارچ کو آزادی کا اعلان نشر کرتے ہوئے کہا، میجر ضیاء الرحمان شیخ مجیب بنگلہ بندھوں کی ہدایت پر عوامی ریپبلک آف بنگلہ دیش کے قیام کا اعلان کرتا ہوں، اور ان کی ہدایت پر میں نے عارضی طور پر اس ریپبلک کے سربراہ کی حیثیت میں باغ دوڑ سنبھالی ہے۔ ناظرین، یاد رہے یہ وہی میجر ضیاء الرحمان تھے جنہوں نے بعد میں بنگلہ دیش میں مارشل لاء نافذ کر کے شیخ مجیب کو ان کی فیملی سمیت قتل کر دیا تھا۔ یوں تو بنگلہ دیش حکام کا کہنا تھا کہ پاکستانی فوج نے 3 ملین لوگ مارے تھے، جبکہ حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کے مطابق یہ تعداد صرف 26,000 تھی، اور ہزاروں لڑکیوں کی عزتیں لوٹی گئیں، جس کے نتیجے میں ہزاروں وار بیبیز پیدا ہوئے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ عوامی لیگ اور مکتی باہنی کی جانب سے کیے جانے والے مظالم کی بھی ایک لرزہ خیز داستان ہے۔ چٹاگانگ میں مغربی پاکستان کے افسران کی آنکھیں نکالی گئیں اور ان کے اعضاء کاٹ کر انہیں قتل کیا گیا۔ ان کی عورتوں کی چھاتیاں کاٹی گئیں اور زندہ کھالیں اکھاڑی گئیں۔ اس کے بعد مغربی محاذ بھی کھل گیا تھا۔ بھارت پاکستان کے مغربی حصے کی سرحدوں میں گھس آیا۔ اب باقاعدہ جنگ تھی جس کا آغاز بھارت نے کیا تھا۔ یہ جنگ 3 دسمبر 1971 کو شروع ہوئی اور 16 دسمبر تک جاری رہی۔ پاکستانی فوج کو شکست ہو گئی۔ مشرقی پاکستان میں 93,000 فوجی اور عام شہری بھارت میں جنگی قیدی بنا لیے گئے۔ ہزاروں میل کا پاکستانی رقبہ بھارت کے قبضے میں چلا گیا اور پاکستان کو ایک شرمناک شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ملک ٹوٹ چکا تھا۔ پاکستانی فوج کو بھی بری طرح سے شکست ہو گئی تھی، لیکن ابھی بھی یحییٰ خان بضد تھا کہ وہ اقتدار نہیں چھوڑے گا۔ جب شدید عوامی پریشر آیا تو اس نے یہ مطالبہ کیا کہ اسے کمانڈر ان چیف رہنے دیا جائے، لیکن جب پاکستانی فوج کے اندر سے ہی ان پر پریشر ڈالا تو انہوں نے اقتدار سے مستعفی ہونے کا فیصلہ کیا، جس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کو سول مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر اور صدر منتخب